आज हम एक ऐसे विषय के एनालिसिस की तरफ आपको लिए चलते हैं जो काफी महत्वपूर्ण है मुसलमानों के दृष्टि से। और जब बात मुसलमानों की होगी तो राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन की दृष्टि से, और फिर एक नई उभरी हुई पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की दृष्टि से। आज की तारीख में अगर मुसलमानों की बात करें जिनकी आबादी करीब 17% है आंकड़ों के हिसाब से, तो इसमें से अधिकतर जो वोटर हैं वो राष्ट्रीय जनता दल और उसके गठबंधन को सपोर्ट करते हैं। लेकिन यह भी सच है कि मुसलमानों का एक इमर्जिंग सेक्शन ऐसा है जो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को सपोर्ट करता है। और एक तीसरी बात जो काफी महत्वपूर्ण है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम वोटर राष्ट्रीय जनता दल या उसके गठबंधन को सपोर्ट करते हैं, उनको वोट तो करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इनमें से ज्यादातर मुसलमान इस बात के भी ख्वाहिशमंद हैं कि राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ एक साझा अलायंस होना चाहिए। लेकिन अगर राष्ट्रीय जनता दल, जैसा कि इसने 2020 के चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के साथ कोई अलायंस नहीं किया था, अगर इस बार भी अलायंस नहीं करता है तो मुसलमानों का एक बड़ा वर्ग राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन से नाराज होगा। ये एक फैक्ट है। तो ऐसे में आज हक की बात इरशादुल हक के साथ में हम आपको बताने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे ओवैसी फैक्टर राष्ट्रीय जनता दल के लिए कितना महत्वपूर्ण है, और हम आंकड़ों में एक एक चुनाव और एक एक सीट पर आंकड़ों के आधार पर बताएंगे कि कैसे असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी पिछले 5-7 सालों में जो एक भूमिका उसने निभाई है और अलग रह करके निभाई है, तो उससे राष्ट्रीय जनता दल के पॉलिटिकल पावर पे कितना असर पड़ा है। बात हम 2020 के चुनाव से करते हैं। 2020 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल और एआईएमआईएम का गठबंधन नहीं हुआ था, और इस गठबंधन नहीं की होने की वजह से 5 सीटों पर एआईएमआईएम के प्रत्याशी जीत गए थे। कम से कम 2 से 3 सीटों पर वो इस पोजीशन में थे कि उन्होंने राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन यानी हराने में अपनी भूमिका निभाई थी। हालांकि ये अलग बात है कि 2020 के बाद से एआईएमआईएम के 5 में से 4 विधायक राष्ट्रीय जनता दल में शामिल हो गए थे, और जिसके बाद से एआईएमआईएम की जो भूमिका थी बिहार विधानसभा में वो काफी सीमित हो गई थी, सिर्फ उसका एक विधायक बच गया था। पिछले 5 से 10 सालों में असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह बनाई है और जो उनकी अपील है मुसलमानों के इशू पे, वो जिस तरह से खुलकर बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, सदन को प्रभावित करते हैं, सदन के अंदर या सदन के बाहर जिस मजबूती से असदुद्दीन ओवैसी और उनके पार्टी के कुछ और नेता बात रखते हैं, तो मुसलमानों के एक बड़े हिस्से को काफी हद तक प्रभावित करने में सफल होते हैं। और सच पूछिए तो असदुद्दीन ओवैसी का इस तरह से राष्ट्रव्यापी इमरजेंस राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस के लिए सबसे पहली चुनौती बन जाता है। तो क्या इस बार, तब सवाल यह है कि क्या इस बार यानी कि 2025 के विधानसभा के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल और राष्ट्रीय जनता दल का जो महागठबंधन है जिसमें कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, माले जैसी पार्टियां शामिल हैं, इन पार्टियों के साथ अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी का गठबंधन होता है तो फिर तो मुसलमानों के अंदर एक विरोधाभास खत्म होगा, और वो महागठबंधन को एक मुश्त वोट करेंगे। लेकिन अगर राष्ट्रीय जनता दल और उसके गठबंधन ने एआईएमआईएम से कोई अलायंस नहीं किया तो उसका क्या प्रभाव होगा, इसका आंकड़ों के साथ सीट वाइज हम आपकी एक विवेचना पेश करेंगे और ये बताएंगे कि कैसे एआईएमआईएम ने जो अपनी पहचान बनाई है उस पहचान की वजह से किस पार्टी को कितना नुकसान पिछले 4 से 5 सालों में उठाना पड़ा है। तो सबसे पहली बात हम सीमांचल का ही कर लेते हैं। सीमांचल में ऐसी 24 सीटें हैं जहां पे 35% से लेकर के 47% तक मुस्लिम वोटर, और इन सीमांचल के 24 विधानसभा क्षेत्रों में से 5 पर
एआईएमआईएम ने कब्जा कर लिया था 2020 में। और दो विधानसभा क्षेत्र ऐसे थे जिसमें नरपतगंज और साहिबगंज शामिल है, जहां पे इन्हें 5,500 4,000 के आसपास वोट मिले थे, जिसकी वजह से महागठबंधन को नुकसान उठाना पड़ा था। और यही कारण है कि 24 में से 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की जीत हुई थी, 5 पर एआईएमआईएम की जीत हुई थी, 5 पर ही कांग्रेस की जीत हुई थी, 4 पर जनता दल यूनाइटेड की जीत हुई थी और 1 सीट राष्ट्रीय जनता दल ने जीता था। जबकि दूसरी जो 1 सीट बच रही है, वहां पे सीपीआईएमएल के नेता की जीत हुई थी। तो इस तरह से जो ये 24 सीटों में से लगभग 12 सीटें यानी कि आधी सीटों पर एनडीए ने कब्जा कर लिया था। लेकिन क्या यह संभव है कि इसको रोका जा सकता है? तो मुस्लिम वोटों के बिखराव को रोकने के लिए अगर असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी महागठबंधन का हिस्सा बन जाती है, तो संभव है कि सीमांचल की 24 सीटों में से ज्यादातर सीटें, कम से कम 20 से 22 सीटें निश्चित तौर पर महागठबंधन को मिल सकती हैं। और हम आपको याद दिलाएं कि 2020 के चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल ने जिस बड़े पैमाने पर सफलता हासिल की थी, कुछ सीटों पे 12 से 13 सीटों की कमी की वजह से राष्ट्रीय जनता दल सरकार बनाने से चूक गई थी। इसका मतलब साफ हुआ कि अगर सीमांचल में असदुद्दीन ओवैसी फैक्टर एक मजबूत फैक्टर के रूप में नहीं होता, तो फिर तेजस्वी यादव 2020 में मुख्यमंत्री बन चुके होते। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब आइए फिर हम बात पूरे बिहार की करते हैं। पूरे बिहार में कम से कम 50 ऐसी सीटें हैं जहां पे 20% या उससे ज्यादा वोटर मुसलमान हैं। और अगर एआईएमआईएम ने इन 50 सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए, वैसी स्थिति में कम से कम 2000, 4000, 5000 वोट एआईएमआईएम के प्रत्याशी को मिलेगा, जिसकी वजह से इसकी कीमत राष्ट्रीय जनता दल के गठबंधन को चुकानी पड़ेगी। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी एक बड़ा फैक्टर के रूप में होगा और तमाम कोशिशों के बावजूद मुसलमानों का एक सेक्शन ऐसा जरूर उभरा है जिसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, जिससे आप आंखें नहीं मोड़ सकते, जो असदुद्दीन ओवैसी को सपोर्ट करता है। और खास तौर पे नौजवानों का एक वर्ग है जो हर हाल में ये चाहता है कि वो असदुद्दीन ओवैसी को वोट करेंगे। अब आइए हम कुछ उपचुनाव की बात करते हैं। उपचुनाव दरअसल एक लिटमस टेस्ट होता है वोटरों के मूड को समझने के लिए। और उपचुनाव 2020 के बाद कम से कम 2 उपचुनाव हुए हैं। जो एक उपचुनाव हुआ था 2022 में और दूसरा उपचुनाव हुआ था 2024 के आखिर में। 2022 के उपचुनाव में एक महत्वपूर्ण सीट गोपालगंज की सीट है। अगर आप गोपालगंज की सीट को पूरी गहराई से देखें, उसकी विवेचना करें, तो आप पाएंगे कि गोपालगंज से मोहन गुप्ता जो राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी से महज 1700 वोटों से उन्होंने महज 1700 वोटों से हार का सामना किया था। और आश्चर्यजनक रूप से वहां पे एआईएमआईएम का प्रत्याशी खड़ा था जिसे 12,000 वोट मिले थे। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि अगर एआईएमआईएम अलायंस में होता या उसने अपने प्रत्याशी को गोपालगंज से खड़ा न किया होता, तो फिर राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी को जीतने से कोई रोक नहीं सकता था। लेकिन अलायंस नहीं होने की वजह से महज 1700 वोटों से राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी हारा था। अब आइए 2024 के विधानसभा के जो उपचुनाव हुए थे, उन उपचुनाव की रूपरेखा को आप समझिए। 2024 में 4 विधानसभा क्षेत्रों में उपचुनाव हुए। इसमें एक इमामगंज, दूसरा बेलागंज, तीसरा तरारी, चौथा रामगढ़। इन 4 सीटों में से 3 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा था। सिर्फ एक सीट जो इमामगंज की सीट थी, वो हम के प्रत्याशी जीतन राम मांझी की वहां से जीत हुई थी। लेकिन जब वहां पे उपचुनाव हुए, तब इन चारों सीटों में से चारों सीट पर महागठबंधन की हार हुई थी। और हार का जो फासला था, वो अगर आप गौर से देखें, तो समझेंगे कि कैसे असदुद्दीन ओवैसी का फैक्टर उस उपचुनाव में भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सका था। इमामगंज में दीपा मांझी जो जीतन राम मांझी की फतूह थी, उनकी जो जीत हुई थी वो महज 5900 वोट से जीत हुई थी। और वहां से एआईएमआईएम का जो प्रत्याशी खड़ा था, उसे करीब करीब 7000 वोट मिले थे।
इसका मतलब क्या था? इसका मतलब साफ साफ ये था कि अगर इमामगंज में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी इंडिपेंडेंटली खड़ी नहीं हुई होती तो फिर वहां पे राष्ट्रीय जनता दल का प्रत्याशी यकीनन जीत जाता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो इससे साफ झलकता है कि इमामगंज में राष्ट्रीय जनता दल की हार की एकमात्र वजह असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के द्वारा प्रत्याशी को खड़ा कर दिया जाना था। और अब आइए बेलागंज की बात करते हैं। बेलागंज एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र था जहां के पूरे इलाके में सुरेंद्र यादव का एक गढ़ माना जाता रहा है और कई वर्षों से सुरेंद्र यादव वहां पे जीतते रहे हैं। वहां पे इस बार सुरेंद्र यादव चूंकि लोकसभा में चले गए थे तो उनके बेटे विशाल यादव को टिकट दिया गया था और विशाल यादव मनोरमा यादव से हार गए थे। तो इसमें कहीं ना कहीं राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय जनता दल मुसलमानों के वोटों को अपनी तरफ बनाए रखने में कामयाब नहीं हो सका था। और इसी का कारण था जिसे बाद में सुरेंद्र यादव ने स्वीकार भी किया था कि लोगों को हमारे वोटरों को बहका दिया गया था जिस वजह से हमारा प्रत्याशी हार गया। और जो तरारी की सीट जहां पे सीपीआई-एमएल का प्रत्याशी ऑलरेडी था और वहां पे जो उपचुनाव हुए थे वहां पे सीपीआई-एमएल का प्रत्याशी 10,000 वोटों से हारा था। सीपीआई-एमएल के बारे में कहा जाता है कि उसके कैडर वोट होते हैं, लेकिन उपचुनाव में वो कैडर वोट कहां चला गया। तो इस तरह से आप देखेंगे कि 2020 के बाद से 2020 के बाद से 2020 और उसके बाद होने वाले उपचुनाव में एआईएमआईएम एक बड़े फैक्टर के रूप में सामने रहा है। ऐसी स्थिति में ऐसी स्थिति में अगर एआईएमआईएम की चुनौती महागठबंधन के खिलाफ नहीं होती है तो फिर महागठबंधन महागठबंधन एक बड़ी ताकत के रूप में उभरेगा। और इसको वो दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि अगर एआईएमआईएम के साथ गठबंधन तो एक नहीं होता है तो ऐसी सूरत में एक हद तक प्रभाव पड़ेगा राष्ट्रीय जनता दल